हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं बेटा जेई मास्टर्स एक्सप्रेस में एक नए लेक्चर की जिसका नाम होगा एल्कोहल फिनोल ईथर। बेटा आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन के थ्रू जो है इस चैप्टर को कवर करेंगे और देखेंगे भाई पीवाईक्यूज में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और अब क्या क्या हुआ करेगा। आपको याद होगा बेटा जेई मेंस 2022 में ये फिनोल बनाने की एक विधि हुआ करती थी, राइट। मतलब फिनोल बनाने की विधि तो ये हमेशा से रही है, ठीक है। और आप लोग इससे क्या करते थे बेटा, इन्होंने पूरी रिएक्शन कर रखी है ये, पर लास्ट में पूछा कि ए और बी क्या होंगे। आप लोग जानते थे यहां पर एक ऐसा रीअरेंजमेंट होता था कि ये हिस्सा अणु का अलग हो जाता था भाई। ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा अणु का अलग हुआ करता था और ये ओ एच यहां पर लग जाता था। यानी एक हमारे पास क्या बनता है भाई, फिनोल बनेगा। ये क्या बन गया हमारे पास, फिनोल बन गया। आइसोप्रोपाइल बेंजीन से बनाया करते थे हम यहाँ पर, और एक तरफ CH3 CH3 और CO, यानी हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH3, बीच वाले कार्बन से ऑक्सीजन जोड़ना है और यहाँ पर CH3। तो ये हमारे पास कीटोन बना करता था भाई। तो चेक करो कौन सा होगा। यहाँ पर फिनोल और एसिड है, यहाँ पर फिनोल और कीटोन है, यहाँ पर दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, नहीं ये नहीं हो सकता। यहाँ पर ओर्थो पे नहीं, ये फिनोल बनाने की प्रोसेस हुआ करती थी आइसो प्रोपाइल बेंजीन से। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा विकल्प सी। आप इसको टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अब जरा देखो भाई अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन भी जेई मेंस 2022 में आया हुआ है। इन्होंने बोला है पी तनु HNO3 है बेटा, ये पी तनु HNO3 के साथ नाइट्रीकरण को दो समावयवी ए तथा बी देता है। ए समावयवियों को मापीय आश्वासन द्वारा विभेदित किया जा सकता है। समावयवी ए तथा बी क्रमशः अंतः आणविक व अंतर आणविक, देखो एक होगा अंतः आणविक और एक होगा अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन कर दर्शाते हैं। यौगिक पी को सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करने पर एक पीला यौगिक सी बनता है, परबल अम्ल बनता है, जिसको हम आपको पता लग जाएगा पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। यौगिक सी में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है बेटा। यहां पर आप लोगों को पता है कि ये किसकी बात कर रहा है। आप लोगों ने ये अभिक्रिया पढ़ी होगी कि फिनोल, ठीक है, फिनोल जो है जब HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है, वो भी तनु HNO3 के साथ करता है, ठीक है, HNO3 के साथ करता है अभिक्रिया और वो भी तनु के साथ। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे हमारे पास OH यहां पर लगा, इन्होंने कहा है कि जो A है वो अंत है और दूसरा जो अंतर, ठीक है। तो यहां पर NO2 आपके पास ये लग जाएगा बेटा, ठीक है। दूसरा देखो, एक होगा हमारे पास क्या भाई, OH एंड डबल बॉन्ड O, ये अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी। और आप लोग जानते होंगे कि ये जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो ये क्या कर सकता है, इस लोन पेयर के साथ अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। जबकि ये OH किसी दूसरे के साथ कर सकता है और ये ऑक्सीजन किसी दूसरे के H के साथ। तो ये करता है अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दोनों ही आपस में समावयवी है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। आप लोग जानते हो कि पैरा नाइट्रोफिनोल का क्वथनांक जो है वो ज्यादा होता है अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, और यहाँ पर अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो वांडरवाल या कह सकते हो अंतर अणुक बल जो होता है वो भी कम होता है। तो इसका जो क्वथनांक होता है वो पैरा वाले से कम होता है। यही अभिक्रिया आप लोगों ने ये भी पढ़ी होगी बेटा कि जो जो हमारे पास फिनोल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों, बेंजीन की तुलना में ज्यादा न्यूक्लियोफाइल क्यों हुआ, कि भाई ये जो OH ग्रुप है ये अपना +M प्रभाव लगाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का घनत्व ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ा रहता है। तो आप लोग जानते होंगे अगर मैं यहां पर HNO3 ले लूं और वो भी सांद्र, तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते थे बेटा इस अभिक्रिया में, NO2+, वो ढेर सारे होंगे। और जब वो बहुत सारे होंगे तो सारी ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर आप क्या कर दोगे बेटा, इसको लगा दोगे। तो यहां पर आपके पास एक एसिड बनेगा जिसको हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। और पिक्रिक एसिड हमारे पास OH, यहां पर NO2, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लग जाएगा NO2 ग्रुप, ठीक है। ये प्रबल अम्ल होता है हमारे पास पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड जिसको इनने प्रबल बल कहा है, प्रबल अम्ल कहा है। और यही हमें C को रिप्रेजेंट करता है भाई, जैसे हमने हमारे पास C दिया हुआ है।
तो उन्होंने कहा कि सी के अंदर कितने हाइड्रोजन होंगे टोटल, तो आप गिनो भाई, 2 4 6 और एक 7। तो हमारे पास इसका आंसर होगा बेटा 7, तो आपको 7 को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, फिनोल दुर्बल अम्लीय है, बात सही है, इसीलिए ये NaOH विलयन से मुक्त रूप से विलय होते हैं तथा अल्कोहल तथा जल अपेक्षा दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, चेक करते हैं भाई क्या बात कहना चाहता है ये। नीचे दो कथन दिए गए हैं और ये जेई में 2022 का क्वेश्चन है। कथन एक, फिनोल दुर्बल अम्लीय होते हैं, मतलब अम्ल होते हैं लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग अम्ल नहीं होते, ये बात तुम जानते हो। और वैसे भी आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। तीसरी बात आपको यह पता होगा कि फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्लों से भी दुर्बल अम्ल होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारे पास सत्य है बेटा। फिर कथन दो क्या कहा, इसलिए ये NaOH विलयन से मुक्त रूप से विलय होते हैं, मतलब ये NaOH के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, तथा अल्कोहल तथा जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होते हैं। देखो बेटा, अगर हम अल्कोहल से कंपेयर करेंगे और फिनोल में, तो नहीं, ये गलत बात हो जाएगी। क्यों? अगर मैं यहां पर फिनोल की बात करता हूं और यहां पर अल्कोहल की बात करता हूं, CH3OH की बात कर लेता हूं, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। कोई भी अम्ल प्रबल होता है इस आधार पर कि उसका जो संगत क्षार है वो कितना स्टेबल है। मान लो दोनों ही H+ देते हो, ठीक है, दोनों ही H+ देते हो। अब यहां पर जो ऑक्साइड है और यहां पर जो ऑक्साइड है उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है हमें। हम लोग जानते हैं कि ये लोन पेयर इस रिंग में आ सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि रिंग इस पर कौन सा प्रभाव लगाएगी भाई, जब ये ऊपर से +M देगा, ये इलेक्ट्रॉन अनुनाद कर सकते हैं, तो रिंग उस पर कहीं ना कहीं -M लगाएगी। और CH3 क्या लगाता है बेटा, सिर्फ +I प्रभाव लगाएगा, प्रेरण प्रभाव। तो भाई माइनस वाली चीज स्टेबल कब होती है, जब उस पर -M लगे या उसमें अनुनाद हो सके रिंग के अंदर। इस वजह से जो फिनोक्साइड आयन है ये ज्यादा स्टेबल होता है। और बेटा जिसका संगत क्षार स्टेबल होता है उसका अम्ल प्रबल होता है। तो ये कारण है कि जो हमारे पास फिनोल है वो आपके अल्कोहल से ज्यादा प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, तथा अल्कोहल तथा जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होते हैं। तो ये जो कथन हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा असत्य। आप देख सकते हो जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, तो ये देखो कथन एक सत्य और कथन दो जो है वो गलत है। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। विकल्प सी को आप टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। एक यौगिक X अम्लीय है तथा यह NaOH विलयन के विलय होता है, किंतु बाइकार्बोनेट विलयन में, मतलब बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता होगा। X की उदासीन FeCl3 के साथ बैंगनी रंग देता है। आप लोग जानते हो फेरिक क्लोराइड का टेस्ट कौन देता है बेटा, फिनोल। फिनोल का टेस्ट होता है ये। फिनोल एक दुर्बल अम्ल होता है और भाई ये NaOH के साथ अभिक्रिया कर लेता है, पर बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता। ये आपने NCERT में पढ़ा होगा। ठीक है, तो भाई वो हमारे पास होना चाहिए फिनोल। आप अगर ध्यान से देखोगे ये अल्कोहल है, क्योंकि यहां पर रिंग कैसी है, एल्काइल है, साइक्लो एल्काइल हुआ, हेक्साइल। यहां पर ये फिनोल है, यहां पर भी रेजोनेंस नहीं है। और दूसरी बात, ये कार्बन कैसा, sp3 हाइब्रिड। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन OH ग्रुप तो वैसे भी अल्कोहल में आता है। और ये भी बेटा ध्यान से देखना, ये बेंजाइल अल्कोहल है, क्योंकि ये कार्बन हमारे पास sp3 है। फिनोल तब होता है जब OH डायरेक्टली जुड़ा होता है रिंग के साथ। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा बी, कि आप लोग जानते हो कि ये दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है और बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आया जेईई मेंस 2022 जुलाई में। ठीक है, निम्न को अम्लीय सामर्थ्य के सही घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको याद होगा मेरे दोस्तों, मैंने चाहे क्षार हो या अल्कोहल हो, इनकी अम्लीय शक्ति के बारे में मैंने पढ़ाया था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और मैंने बोला था इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब आप देख लो कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसके आधार पर अगर देखा जाए कि भाई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, मतलब एसिड कौन होगा, पहली बात तो ये समझनी है, जो फिनोल होते हैं वो अल्कोहल की तुलना में थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये देखो बेटा CH2OH है, तो पहली बात तो ये समझनी है कि अल्कोहल है। ये मत सोच लेना कि NO2 पैरा ग्रुप पे लगा है तो भाई सीधा फिनोल को अफेक्ट करेगा, नहीं। ये फिनोल है और यहां पर -I प्रभाव लगा हुआ है। ये OH है, ठीक है, ये भी फिनोल है और यहां पर भी -I प्रभाव लगा हुआ है। ये फिनोल है और यहां पर क्या लगा होगा बेटा, पैरा पोजिशन में लगा है तो +M।
तो मुझे एक बात दिख रही है यहाँ पर बहुत क्लियर सी बात, और वो क्या बात दिख रही होगी बेटा, कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो एसिड होगा वो हमारे पास फिनोल होगा, और वो भी ये वाला। क्यों? दोनों ही फिनोल है, दोनों ही माइनस आई लगा रहे हैं, पर जब आपको इंडक्टिव इफेक्ट का एक ऑर्डर होता है, प्रेरण प्रभाव के ऑर्डर होता है कि NO2 अपना प्रेरण प्रभाव OCH3 से ज्यादा अधिक लगाता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि बी सबसे ज्यादा एसिड कहां दे रखा है, तो आप कहोगे यार सर बी तो हमें एसिड दे रखा है सबसे ज्यादा इसमें, ठीक है, बी में ही दिया हुआ है और तो किसी में है नहीं, ठीक है। डी तो प्रबल हो नहीं सकता, तो डी वाले तो ऑप्शन ही हटा दो। डी दुर्बल दे रखा है, फिर बी दे रखा है, ए बी। इसका आंसर बेटा मैच तो होता है हमारे पास इसके साथ, ए के साथ, लेकिन एक कंडीशन पे होता है, और वो होता है इस तरीके से। शायद मुझे लगता है कि जो सर थे हमारे बनाने वाले, उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी होगी फिर इसमें, क्योंकि विकल्प थोड़ा अलग है, क्वेश्चन अलग है, ठीक है। यहां पर आप OH मानना, ठीक है, अब करेक्ट है। अब इसको आपको अल्कोहल मानने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे कि यहां पर -M प्रभाव लगा हुआ है बेटा, तो हमारे पास ए सबसे प्रबल होगा, फिर -I में देखोगे तो ये -I ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगाता है, तो बी आ गया, फिर -I भले ही +M से तो ज्यादा एसिडिक होगा, तो सी आ गया, और डी सबसे ज्यादा दुर्बल होगा, क्योंकि आपको पता है कि +M के प्रभाव पड़ने से अम्लीय शक्ति कम होती है। तो हमारे पास ए आंसर हो जाएगा बेटा इसका, ठीक है। तो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्लोरोफॉर्म में ब्रोमीन के साथ फिनोल की अभिक्रिया तथा जलीय माध्यम में ब्रोमीन के साथ फिनोल की अभिक्रिया में अंतर निम्न से होता है। क्लोरोफॉर्म में ब्रोमीन के साथ फिनोल की अभिक्रिया, ठीक है, तथा जलीय माध्यम में ब्रोमीन के साथ फिनोल की अभिक्रिया में अंतर निम्न कारण से होता है। अधः स्तर में अति संयुग्मन, विलायक में ध्रुवणता, मुक्त मूलक निर्माण, अधः स्तर का इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। नहीं, बेसिकली बात यह होती है बेटा कि अगर मेरे पास यह अभिक्रिया है, मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, यहां पर हमारे पास फिनोल है OH, और मैंने अभिक्रिया करवाई Br2 के साथ, और यहां पर हमने क्लोरोफॉर्म CHCl3 एक विलायक लिया क्लोरोफॉर्म। आप लोग जानते होंगे यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है Br ग्रुप या तो ऑर्थो पे जाएगा और या पैरा पे जाएगा, ये बात आपने पढ़ी होगी NCERT में भी, ठीक है, कि भाई जब हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने होते हैं तो हम जो विलायक हैं वो थोड़ा अध्रुवीय टाइप का लेते हैं, ठीक है। और भाई यहां पर अगर हम बात करेंगे, फिनोल ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन इस बार जो विलयन है वो हमारे पास H2O है, और आप लोग जानते होंगे जब H2O होता है तो फिनोल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो सभी स्थानों पर, ऑर्थो पर, पैरा पर, सभी स्थानों पर Br लग जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता होगा? सर ने आपको एक बात बताई होगी बेटा कि जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से एक बॉन्ड है, इसको अगर मुझे तोड़ना है, मान लो दो तरीके से टूट सकता है ये, A और B, या तो बेटा समान रूप से, समांग रूप से, या फिर विसमांगी रूप से। कैसे? A पर प्लस B पर नेगेटिव। तो सर ने आपको एक बात बताई होगी, अगर हमें इस तरह के बॉन्ड का तोड़ना है, मतलब AB टाइप का बॉन्ड, A मूलक और B मूलक बनाने हैं, तो आपको एक बात याद होगी कि इसके लिए तो हम सनलाइट लेते थे, ठीक है, या उच्च ताप लेते थे अध्रुवीय विलायक में। लेकिन अगर हम ध्रुवीय विलायक ले लेते थे तो फिर हमारे पास विसमांगी विदलन हुआ करता था बॉन्ड का, और एक धनायन और एक ऋणायन बना करता था। तो यहां पर इस अभिक्रिया का जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो इलेक्ट्रोफाइल है बेटा जी क्या? Br+, और यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारे पास क्या है? Br+। राइट और रॉन्ग? आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो। तो जितने ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बने होंगे, क्योंकि हमें पता है कि वाटर क्या होता है? ध्रुवीय विलायक है। ध्रुवीय विलायक में विसमांगी विदलन ज्यादा हुए होंगे, ज्यादा Br पॉजिटिव बने होंगे, जिस कारण एक साथ Br ऑर्थो और पैरा पर लग गए, ठीक है। तो मेन कारण होगा विलायक में ध्रुवणता, ये अंतर होता है, ठीक है, विलायक में ध्रुवणता का ही अंतर होता है, इस वजह से ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल यहां पर बनते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। इनमें क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस 2022
जुलाई। कौन से यौगिक का जल अपघटन कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है? ठीक है, क्यूमीन, ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजल क्लोराइड, ठीक है, और भाई एथिलीन ग्लाइकोहल कीटील कीटेल। क्यूमीन की अगर हम बात करें, क्यूमीन तो नहीं, क्यूमीन तो हमारा सॉरी सॉरी कार्बोलिक अम्ल है, मुझे लगा कार्बोक्सिलिक पूछा है, आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। आप लोग जानते होंगे क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपाइल, इसको हम क्यूमीन कहते हैं। इससे आप कार्बोलिक अम्ल बना तो सकते हो, लेकिन जल अपघटन द्वारा नहीं, जल अपघटन द्वारा नहीं बना सकते इसको। इससे पहले हम ऑक्सीजन ऑक्सीकृत करते हैं, फिर बाद में हम यहां पर अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की बात करें तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को अगर आपको याद होगा, ये स्ट्रक्चर होता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव चार्ज और Cl। ये एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वीक मतलब। तो हम जल अपघटन अगर हम करेंगे तो जल अपघटन का मतलब क्या होगा? H2O, यहां पर न्यूक्लियोफाइल आएगा बेटा। आप लोगों को याद होगा ये मैकेनिज्म मैंने लास्ट वाली क्लास में पढ़ाया था, जब मैंने क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाना सिखाया था। तो भाई यहां पर क्या हो सकता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होता है, ये यहां पर अटैक कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां पर जाएंगे तो ये लिविंग ग्रुप की भांति बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे सैंडमेयर अभिक्रिया थी बिल्कुल वैसे ही है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको हटा देगा। तो यहां पर क्या बनता है भाई? फिनोल। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोलिक अम्ल या कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोलिक। तो कार्बोलिक जो है वो फिनोल को ही कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा बेटा हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसी का आप जल अपघटन करोगे तो फिनोल आपके पास बन जाएगा। जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन। अगर इतने आसान आसान क्वेश्चन आने लगे तो वहां तो मजे आ जाएंगे भाई, है कि नहीं? अब यहां पर क्या दिया गया भाई? फिनोल और CHO, ब्रोमीन। आप फिनोल का ब्रोमिनेशन कर रहे हो, आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल है ये। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा? यहां पर Br+, आप लोग जानते हो ये +M पर भाव लगाता है और ये -M पर भाव। इसके द्वारा पॉजिटिव चार्ज कहां पर होगा? ऑर्थो पे, इसके ऑर्थो पे। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर वो +M लगाएगा तो उसके द्वारा रिंग पर नेगेटिव चार्ज होगा। कहां पर? उसके ऑर्थो और पैरा पर। यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस। आप लोग जानते हो बेटा, ठीक है, आप लोग एक बात जानते होंगे कि यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो Br+ है। तो Br+ प्लस वाले स्थानों पर तो जाएगा नहीं, नेगेटिव वाले स्थानों पर जाएगा। और नेगेटिव वाला स्थान कौन सा होगा हमारे पास? नेगेटिव वाला स्थान होगा ये यहां पर, मतलब ऑर्थो और पैरा पे। एक पैरा पोजीशन उसके रेस्पेक्ट में पहले से ही ऑक्यूपाइड है CHO, तो यहां पर तो हट नहीं सकता। तो आप लोग क्या करोगे? जो हमारे पास A बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि भाई 6 मेंबर की रिंग, यहां OH, इधर Br, इधर Br और इधर NH2OH ऐसे बन जाएगा। फिर आप लोग नहीं, NH2 नहीं, CHO, CH डबल बॉन्ड O। आप लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में रिएक्शन पढ़ी होगी, जब हम एमीन के अमोनिया के जो अवयव होते थे उनकी अभिक्रिया करते थे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो बेटा हुआ क्या करता था वहां पर कि जो H2N हाइड्रोक्सिल एमीन अभिक्रिया करके क्या बनाता था? ऑक्साइम। तो यहां पर क्या होता था भाई? यहां पर वाटर मॉलिक्यूल यानी जल का अणु बाहर निकल जाता था। एक मिनट, जल का अणु ऐसे बाहर निकल जाया करता था। और यहां पर क्या बनता था बेटा? ऑक्साइम बनता था। ऑक्साइम बना तो क्या हो गया? ये भाई बी की बात कर रहा हूं मैं, बी की। बी हमारे पास क्या होगा बेटा? और OH, OH, Br, Br और यहां पर बनेगा CH डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, ये बन गया भाई। अब यहां पर हमने आखिर में क्या लिया? आखिर में हमने लिख दिया है P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। और आप लोग जानते हो कि ये जो यूज होता है ये निर्जलीकारक होता है, मतलब ये निर्जलीकारक का मतलब होगा निर्जलीकरण करेगा।
वाटर को निकालेगा यहाँ से, और वाटर कुछ इस तरीके से निकलेगा कि यहाँ से ये OH ग्रुप और यहाँ से H हट जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा साइनाइड। क्या बन जाएगा? साइनाइड। तो आपको ऐसा यौगिक चुनना है जिसमें OH लगा हो, उसके दोनों साइड Br हो और नीचे साइनाइड हो। तो देखो बेटा OH है, दोनों साइड Br और नीचे साइनाइड है, तो विकल्प क्या हो जाएगा हमारे पास? D। इसको आप टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। अब देखो भाई, हमारे सामने क्वेश्चन आया है, दी गई अभिक्रिया में A जो होगा देखी जाएगी। यही में 2022 मिथाइल बेंजोएट के साथ अभिक्रिया करता है और भाई वाटर फिर आपका जलब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, और भाई ये फलाना ढिमकाना जो है 4 यौगिक दे रखे हैं। आप लोगों को ध्यान से ध्यान से देखना बेटा, मैग्नीशियम है THF, इसकी याद आ रही है कि कहीं ना कहीं RMGX बन सकता है, शायद वही अभिक्रिया करेगा किसी के साथ। अब RMGX कौन बना सकता है? RMGX बनाने के लिए आपको एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, मतलब बेंजाइल ब्रोमाइड, यही लग रहा है, ब्रोमोबेंजीन देखते हैं, और भाई साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड देखते हैं, और भाई मिथिल ब्रोमाइड। ये तो नहीं होगा। सबसे पहले मैं यहां से शुरू करता हूं बेंजाइल ब्रोमाइड से। बेंजाइल जो बेंजाइल ब्रोमाइड होता है वो होता है हमारे पास ये, यहां से चेक करते हैं भाई, ये होता है CH2Br, और इन्होंने पहले स्टेप में क्या ले रखा है? मैग्नीशियम। इस अभिक्रिया को हम इंसर्शन ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि ब्रोमीन और कार्बन के बीच में मैग्नीशियम घुस जाता है, तो यहां पर एक प्रोडक्ट बनता है भाई ये वाला CH2MgBr, ये RMGX बन गया। ठीक है, और आप RMGX के बारे में ये बात जानते होंगे कि कार्बन के पास लोन पेयर और मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। आगे की कहानी सुनो। मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट क्या होता है बेटा? कि भाई आपके पास ये पदार्थ हुआ, मतलब एस्टर है एक, OCH3, ये मिथाइल बेंजोएट है। तो इसमें क्या होता है कि भाई ये अभिक्रिया करेगा इसके साथ। तो आप लोग जानते होंगे RMGX से अल्कोहल बनाने की विधि, कि यहां पर ये अटैक होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ये वापस आते थे और ये ग्रुप बाहर निकल जाया करता था। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना भाई? ऐसे ये CH2 हो गया, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहां पर बेंजीन रिंग ऐसे लगी हुई है। सोच करना बेटा ध्यान से, ऐसा नहीं कि अल्कोहल यहां पर नहीं बन सकता, बन सकता है। दोबारा से फिर RMGX आएगा, अटैक करेगा, पर सोचना यहां पर तीनों के तीनों बेंजीन के साथ एक कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इस वाले बेंजीन के साथ इस कार्बन के बीच में, या जो भी कार्बन, 2 कार्बन आ गए। अगला जो अटैक करेगा वो भी यहां पर अटैक करेगा, तो फिर से 2 वाले हो जाएंगे। इसका मतलब है ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं भाई किसके बारे में। अब हम किसकी देखते हैं बात? ब्रोमोबेंजीन की बात सुनकर देखते हैं कि भाई चलो इसको टेस्ट करते हैं। ब्रोमोबेंजीन के बारे में आप लोग जानते हो, यहां पर Br लगा है। जब आप मैग्नीशियम डालते हो THF में, यहां तो RMGX बनेगा। ठीक है, और वो RMGX हमारे पास हो गया ऐसे करके, R है, ठीक है, MgBr। आप लोग जानते हो कि यहां पर जो कार्बन है ना, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता धातु की विद्युत ऋणात्मकता से ज्यादा होती है, क्योंकि कार्बन होता है अधातु और मैग्नीशियम क्या है हमारे पास? धातु है। तो यहां पर विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, तो यहां पर हम नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे मान लेते हैं। अगला यौगिक हमारे पास क्या आया बेटा? अगला यौगिक हमारे पास आया मिथाइल बेंजोएट। ये होता है मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल ये और बेंजोएट ये ग्रुप हो गया। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, वापस आएंगे, ग्रुप बाहर निकल जाएगा। और हमारे पास जो यौगिक बनेगा अब नया, तो हमारे पास क्या बनेगा भाई? C डबल बॉन्ड O। अब इसके साथ एक और बेंजीन जो है ऐसे लग गई है। ठीक है, अभी भी ये कार्बोनिल है। तो RMGX का एक और अणु आएगा यहां पर। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी पहले भी, कि आपने RMGX का एक और अणु लिया और उसके न्यूक्लियोफाइल ने यहां पर अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे इस बार, क्योंकि यहां पर कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। तो यहां पर जो हमारे पास पदार्थ बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? CO- और एक यहां पर। ठीक है, और आप यहां पर क्या करोगे बेटा? जल अपघटन, मतलब बाद में हाइड्रोलाइसिस करोगे H2O, तो H+ जो आएगा वाटर का, ठीक है, H3O+ का H+ आएगा, वो यहां पर लग जाएगा।
तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्रोमोबेंजीन, कि ब्रोमोबेंजीन को अगर हम यहां पर लेते हैं ए को, तब हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब देखो भाई, यहां पर क्या दिया गया है, दी गई अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद पी है, जहां एमी का मतलब मिथाइल है और ये CH3 होता है बेटा, मिथाइल या CH3 है। यही मेंस 2022 जून में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आपको पता है ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये OH6 एमीन, ये H+। H+ किसको प्यार करेगा, एसिड किसको प्यार करेगा, जो क्षार होगा। क्षार कौन होता है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर क्या होता है, पहले H+ इसके पास जाता है, और जैसे ही H+ इसके पास जाएगा, यहां पर समझना बेटा, यहां पर ये मिथाइल हुआ, यहां पर ये मिथाइल हुआ, और यहां पर OH2 पॉजिटिव चार्ज ये बना, और जल जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो जल का अणु यहां पर निकल जाएगा, यहां पर बनेगा सबसे पहले कार्बोधन आयन। ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है भाई। यहां पर आ जाएगा CH3, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, इधर CH3 और इधर भी CH3। अब आपको याद होगा बेटा कि ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है, इधर से अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करूंगा तो 2 डिग्री बनेगा। भाई 2 डिग्री को कोई फायदा नहीं होगा अगर ऊपर से रीअरेंजमेंट करता है तो, लेकिन हाँ अगर ये नीचे से मिथाइल ग्रुप को इधर शिफ्ट कर दें, मिथाइल ग्रुप को इधर लगा दें, तो यहां पर द कार्बोधनायन जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा भाई, 3rd डिग्री कार्बोकटायन बना दिया रीअरेंजमेंट करके। यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहां पर अब एक मिथाइल ग्रुप बचा है पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर भी एक मिथाइल ग्रुप आया है। आप लोगों को एक बात याद होगी बेटा, इधर ये कार्बन है तो एक हाइड्रोजन भी होगा, और इधर कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन होंगे। अंतिम पद में हम लोग यहाँ पर डी प्रोटोनेशन यानी H+ को निकालते थे। ठीक है, क्योंकि एल्कीन बना रखी है, तो मतलब ये अल्कोहल से एल्कीन बनती है ना, आपको पता होगा अल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं, पानी निकालते तो एल्कीन बनते से, वही अभिक्रिया है। बात ये आती है कि हम H+ किस कार्बन से निकालें, इस वाले से या इस वाले से। आपको याद होगा हाइड्रोकार्बन में एक बात बताई गई होगी बेटा, कि जब आप अल्कोहल का निर्जलीकरण करते हो तो पहले आपको स्टेबल कार्बोकटायन बनाना होता है। स्टेबल कार्बोकटायन बनाने के बाद आप डीप्रोटोनेशन या H+ उस वाले कार्बन से निकालते हैं जिसके निकालने से बनने वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो। और बनने वाली एल्कीन किस बात पर निर्भर करेगी, कि उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे, अल्फा हाइड्रोजन उसके अंदर कितने होंगे। तो भाई अगर मैं यहां से हटाता हूं H, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, इधर CH3, इधर CH3, और इधर यहां पर CH3। तो भाई आप लोग समझिएगा ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, तो इससे ये अल्फा कार्बन कहलाते हैं, जो भी नेक्स्ट sp2 होते हैं इधर से भी और इधर से भी। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या जो होगी बेटा वो 10 होगी। लेकिन अगर मैं यहां से लग हटाता तो मेरे पास बनता प्रोडक्ट ये है, बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड CH3, CH और CH3, और यहां पर CH3, और यहां पर ये CH2 होता है, ध्यान से देखना। तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने होते हैं बेटा, 2 ये रहे, 3 ये रहे, 5 और 1 6। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन होते 6। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते थे, कि यही हमारे पास मुख्य उत्पाद है, मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट है। अब चेक करते हैं भाई कहां पर ये दे रखा है। तो आप लोग देखोगे कि ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो आप सी वाले को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जेई मेंस 2022, ठीक है, दिया हुआ है, और ये अल्कोहल है K2Cr2O2 और C6H5MgBr, पता नहीं है या क्या है, और ये O7 होगा शायद। चलो देखते हैं भाई क्या हो सकता है। अगर मेरे पास मान लो यही है, अगर भाई देखो कुछ गलती हमारे पीपीटी बनाने वाले सर से हो गई तो क्षमा करना। K2Cr2O7 क्या करता है बेटा, K2Cr2O7, हाँ हो जाएगा काम। K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब एक क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है। और आप लोग ये बात जानते होंगे, ये जो अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या है 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर कीटोन बनता है। तो भाई आप लोगों ने क्या बना दिया, यहां पर कीटोन बना दिया, ये कीटोन बन गया। कैसे हुआ,
जहां पर कार्बन जुड़ा होता है उस पर अगर हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकल जाया करता था और यहाँ पर कीटोन बन जाया करता था। अगले स्टेप में C6H5MgBr मतलब क्या हो गया? आपके पास C6H5 का मतलब होता है फिनाइल रिंग, MgBr का मतलब हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप लोग जानते हो यहाँ पर कार्बन है या मैग्नीशियम है तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व रहेगा, यहाँ पर ऐसे माइनस और यहाँ पर पॉजिटिव ऐसे मान लेना। कीटोन RMgX के साथ अभिक्रिया करेगा यहाँ पर ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन उठकर ऊपर जाएंगे। अब इस पर कोई लिविंग ग्रुप नहीं है तो बस ऊपर उठकर ही जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया बेटा 6 मेंबर की रिंग ऐसे बनाई आप लोगों ने, ठीक है, और O- ऐसे बन गया और यहीं पर अटैक करा आपने ऐसे करके इसका फिनाइल रिंग का, ऐसे करके फिनाइल रिंग का अटैक करवा दिया। और अगले पद में आपने क्या कर दिया H+, ठीक है, सॉरी जल डाल दिया। क्या पहले क्या डाल दिया? जल डाल दिया। और जब आप जल डालोगे जल H2O तो H2O यहाँ H+ दे देगा तो हमारे पास बनेगा एल्कोहल। हमारे पास क्या बन गया बेटा जी? 6 मेंबर की रिंग OH, ये बन गया एल्कोहल। अगले पद में क्या करा? H+ डालकर हीट कर दिया। आप लोग जानते होंगे जब हम H+ डालकर हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं तो वो H+ इस OH- को लेकर भाग जाता है, ठीक है, और भाई यहां पर क्या बनाएगा आपके पास? कार्बोकटायन। और फिर उस कार्बोकटायन के बराबर से हम क्या करते हैं? फिर से H+ निकालते हैं क्योंकि यहां पर H+ एक उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है। तो यहां पर आपने सबसे पहले तो जल का अणुबार निकाल लिया, निर्जलीकरण कर रहे हो आप इसका एल्कोहल का। तो यहां पर पहले क्या हुआ भाई? ये था पॉजिटिव चार्ज और इससे जुड़ा हुआ है एक क्या? ऐसे बेंजीन रिंग। आप लोग जानते हो कार्बोधनायन है 3 डिग्री। अब आपको डीप्रोटोनेशन करना है तो चाहे यहां से करो यहां से करो, मतलब H+ बाहर निकाल दो, एल्कीन बन जाएगी बेटा, दोनों ही समान है। तो आपने जो करा इस बार वो ये हो गया, यहां पर मान लो आपने कर दिया। क्वेश्चन पूछा है कि भाई जो प्रोडक्ट होगा उसमें sp2 संकरित कार्बनों की संख्या कितनी होगी? ध्यान से देखना। 6 तो हमारे पास ये है बेंजीन रिंग के, बेंजीन में 6 के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिड होते हैं। अब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन भी आप देखोगे ये भी sp2 होता है बेटा और ये भी sp2 होगा हमारे पास। तो इस तरीके से टोटल sp2 हाइब्रिड कार्बन होंगे वो हमारे पास हो जाएंगे 8। तो इसको 8 टिक कर दो, मतलब 8 लिख दोगे और आगे बढ़ जाओगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में दे रखा है जब इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो एक गैस निर्मित होती है। इस गैस को बेयर अभिकर्मक के ठंडे तनु जलीय विलयन ठंडे जलू के साथ उपचारित करने पर निर्मित यौगिक क्या होता है? ठीक है भाई, देखो भाई ये तो एथिलीन गैस होगी ना बेटा, इथेनॉल है मान लो, ठीक है, CH3 CH2OH। आपने क्या काम करा? H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म कर दिया, इसको हम निर्जलीकरण कहते हैं, ठीक है, निर्जलीकरण। और इसमें क्या होता था भाई? सबसे पहले हमारे पास ये OH हटता था, कार्बोधनायन बनता था, आपको याद होगा CH3 और CH2। और फिर अगले पद में हम H+ को हटा दिया करते थे अगले वाले कार्बन से, तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन ग्लाइको है, आपके पास एथिलीन गैस है। फिर इसे बेयर अभिकर्मक के ठंडे तनु जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है। आपको याद होगा बेटा हाइड्रोकार्बन में जब हम लेते थे कोल्ड, ठीक है, कोल्ड KMnO4 वो भी क्षारीय माध्यम, इसको हम बेयर अभिकर्मक कहते थे। ये क्या काम करता था कि इस गैस के स्पाई बॉन्ड को तोड़ देता था एल्कीन के और दोनों साइड में OH ग्रुप लग जाया करते थे और इस प्रक्रम को हम हाइड्रोक्सिलेशन भी कहते थे, हाइड्रोक्सिलीकरण, ठीक है। तो यहां पर CH2 OH और OH और इसको हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोहॉल, ठीक है। तो भाई क्या ये फॉर्मल्डिहाइड है? नहीं। क्या ये फॉर्मिक अम्ल है? नहीं। क्या ये ग्लाइकोहॉल है? बिल्कुल है, ये ग्लाइकोहॉल हुआ करता था। तो आप इसी को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो इसको हम ग्लाइकोहॉल कहते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ओलियम की अभिक्रिया करवाई, SO3H बना, फिर NaOH के साथ अभिक्रिया करवाई और ये बना। उपरोक्त अभिक्रिया में उपरोक्त अभिक्रिया के एक के लिए, अच्छा 60% तथा अभिक्रिया 2 के लिए प्रतिशत लब्धि 50% होती है, तो अभिक्रिया के लिए संपूर्ण लब्धि कितनी होगी? ठीक है भाई, संपूर्ण लब्धि कितनी होगी? तो देखो भाई, अगर मैं इसका 1 मोल मान लूं, समझना बेटा, अगर मैं इस अभिक्रिया का 1 मोल मान लूं और ये रिएक्शन 60% चली, तो 1 मोल से 60% का मतलब है कि इसके 0.6 मोल बने, राइट, 0.6 मोल बने। अब आगे इसकी लब्धि 50% है, ठीक है, तो मतलब 0.6 से भी अगर 50% देखा जाए तो देखो 1 से 1 बनता, 0.6 से 0.6 बनते, लेकिन 50% का मतलब है आधी चलना, तो मतलब होगा 0.6 से अब 0.3 मोल, 0.3 मोल चली भाई, ठीक है, 0.3 मोल। तो भाई आशा करता हूं कि 1 के रेस्पेक्ट में अगर आप 0.3 की तुलना कर सकते हो तो आपको पता लग जाएगा कि भाई 1 मोल से 0.3 मोल हमारे पास फिनोल बना आखिर तक, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि भाई इसके आधार पर हम यहाँ पर 30% कह सकते हैं, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देना। प्रतिशत लब्धि मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, वो अलग बात इसमें दे रखा है। जुलाई 2022 में क्वेश्चन आया था, कौन सा क्रियाकारक फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के 1 मोल की अभिक्रिया करके अम्लीय जलीय अपघटन में ये अल्कोहल बनाता है? देखो भाई, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये तो हमारे पास MgBr होगा बेटा, यहां पर तो MgBr लगा देना आप लोग, एक तो ऐसे मान लेना फिनाइल MgBr है। आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर मैं यहां से इसको कीटोन मान लूं, मतलब खत्म होगी रिएक्शन यहीं पे, इसको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मान लो आप, पीएच जो दे रखा है पीएच फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इस हिस्से से यहां से कार्बन इधर H हटा देना, इधर कीटोन बना देना बेटा, तो हमारे पास बन जाएगा पीएच C डबल बॉन्ड O और CH3, यही प्रोडक्ट बन जाएगा। क्योंकि जरा देखो भाई, अगर हमारे पास ये दोनों रिएक्टेंट होते तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करता, ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करता, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते, आप हाइड्रोलाइसिस करते तो आपका ये वाला ही प्रोडक्ट बन जाता। ये चेक करो कि भाई किस किस से बनते होंगे। तो भाई फिर अम्लीय जल बटन पर ये दे रखा है PHCOCH3, ठीक है, PHCOCH3 कीटोन था ना हमारे पास, PHCOCH3, बस यही होना चाहिए, उसके साथ अभिक्रिया करोगे तो ये बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहा है बेटा इसने, कि आपके पास एक अल्कोहल है, एक फिनोल है, HCl है, गर्म करना है, और फिर A है, फिर NaI बनना है। देखो भाई HCl की अगर हम बात करें तो ये HCl H+ देगा। 1 मिनट दो बेटा पर मुझे, पहले पानी पिएंगे उसके बाद ही सॉल्व। चलिए अब देखो भाई यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर बेसिकली हमें क्या दे रखा है, अरे यहां पर हमें क्या दे रखा है बेटा, कि हमारे पास एक CH2OH ग्रुप है, एक OH है, HCl और गर्म कर रखा है, ये क्या है अम्ल। अम्ल के पास क्या होगा H+ इलेक्ट्रोफाइल, वो कहां पर अटैक करेगा, जहां पर लोन पेयर होंगे, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब यहां पर भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और यहां पर भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, समझना बेटा ध्यान से। तो इसके जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो रिंग के साथ अनुनाद कर सकते हैं, रिंग में जा सकते हैं बेटा, पर इसके इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां हुआ, ऊपर वाले OH पे, तो H+ जो HCl का H+ होगा वो आएगा इस पर जाकर चिपक जाएगा। तो सबसे पहले देखना भाई, जैसे H+ आया आपके पास ये आपके पास बनेगा भाई CH2 और OH2 पॉजिटिव, और यहां पर ये OH रहेगा मेंटेन, सेम टू सेम रहेगा मेंटेन, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप लोग क्या करोगे बेटा, आप जल का एक अणु बाहर निकालोगे और यहां पर एक कार्बोधनायन बनाओगे, ठीक है। अब ये कार्बोधनायन एकदम स्टेबल कार्बोधनायन है, क्या देख लो इसका +M लग रहा है तो भी स्टेबल कार्बोधनायन बन रहा है। अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, Cl- आएगा जो यहां पर अभी था, वो Cl- इस पर चिपक जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बन जाएगा CH2 आयोडीन और फिर OH। आप लोग जानते होंगे एल्काइल
दूसरे भी, एक मिनट भाई, आयोडीन नहीं, क्लोराइड लगे, क्लोरीन लगेगा, ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि हमारे पास सोडियम आयोडाइड आएगा। फिंकलस्टीन अभिक्रिया का नाम जानते होंगे, जहां पर आयोडाइड एल्काइल हैलाइड में से Cl को हटा देता था और सोडियम आयोडाइड लेते थे हम और Cl हट जाएगा, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा 6 मेंबर की रिंग, और इधर हमारे पास CH2 और भाई आयोडीन, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास OH। तो ऐसा देखो बेटा, जहां पर CH2I हो और OH हो, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, इसको आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है जेई मेंस 2022 का था बेटा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है निम्न अभिक्रिया में निर्मित मुख्य उत्पाद बताना है, क्या होगा। टर्शरी ब्यूटाइल एथिल ईथर, आपको याद होगा बेटा, ये मैंने अभिक्रिया अभी कुछ दिन पहले पढ़ाई थी, अभी अल्काइल हैलाइड में पढ़ाई थी, विलियमसन सिंथेसिस करके इसका एग्जांपल भी दिया था, और देखो जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है, पहली बात तो विलियमसन सिंथेसिस या SN2 अभिक्रिया नहीं दे सकता। तो यहां पर क्या हुआ करता था कि ये जो क्षार है बराबर से H निकालता था और यहां पर एल्कीन बनाया करता था। और वो एल्कीन कैसे बनेगी जरा देखो, CH3 C और यहां पर CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और जब H यहां से क्षार ले लेगा, क्षार वाला हिस्सा ये होता है बेटा, फिर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो CH3 C CH3 CH3OH, ये अल्कोहल बनता है, और ये KCl के साथ चला जाता है तो KCl, पूरी अभिक्रिया होती है ये। चेक करते हैं भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। आप इसको टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अब जरा देखते हैं भाई आगे, नेक्स्ट, निम्न अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद, और इसमें अभिक्रिया दे नहीं रखी बेटा, शायद छूट गई होगी, है ना। निम्न अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद, अभिक्रिया दे नहीं रखी, सॉरी 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 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, यहां पर क्या है, सोडियम, ठीक है, सोडियम लिक्विड अमोनिया दे रखा है, बेंजीन है, और उसके ऊपर क्या दे रखे हैं बेटा, बेसिकली हमारे पास एक तो OCH3 है और एक NO2 है। आप लोगों ने बर्च अभिक्रिया, बर्च रिडक्शन या बर्च अपचयन का नाम सुना होगा। ये जो है बर्च रिडक्शन होता है बेटा, ये क्या करता है, बर्च रिडक्शन करा करता है। और बर्च रिडक्शन में क्या होता है जरा समझिएगा आप लोग जानते हो कि बर्च रिडक्शन में, ठीक है, बर्च रिडक्शन में ये जो बेंजीन के बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ये डाइईन बनाया करते थे। क्या बनाया करते थे, डाइईन बनाया करते थे। और डाइईन किस आधार पे बनाया करते थे वो भी मैं बता देता हूं। बेंजीन का जब हम अपचयन किया करते थे तो सर ने आपको एक बात बताई होगी, अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर आप बर्च रिडक्शन कर रहे हो, मतलब सोडियम ले रहे हो लिक्विड अमोनिया के अंदर, ठीक है, बर्च रिडक्शन करते हो, तो बेटा आपको ऐसी डाइईन बनानी है कि वो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो तो रहेगा सेम टू सेम, वो चेंज नहीं होगा, वो तो रहेगा सेम टू सेम, बट यहां पर इन 3 डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड गायब करना है और अपचयन करना, मतलब हाइड्रोजनीकरण करना होता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो बेटा ऐसे पैरेलल, मतलब इसको बीच में रख के दोनों आमने सामने डाइईन बनाने हैं आपको, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसा कुछ हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन दाता वाला ग्रुप हुआ, और आप उसका बर्च रिडक्शन करते हो, क्या करते हो, बर्च रिडक्शन करते हो, तो बेटा आपको इस तरीके से रिडक्शन करना, इस तरीके से पाई बॉन्ड को हटाना है कि रहेंगे तो आमने सामने डबल बॉन्ड, अनुनाद में नहीं रहेंगे, आमने सामने रहेंगे, परंतु जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उसके इधर या तो ऐसे सामने होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐसे आमने सामने, मतलब जहां पर ग्रुप लगा है वो कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा होगा तो जहां पर ग्रुप लगा है वो sp3 होना चाहिए, sp2 नहीं होना चाहिए, या कह लो डबल बॉन्डेड नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने देखा कि ये जो ग्रुप है ये +m प्रभाव लगाता है और ये -m। अब इसकी डिमांड क्या है कि इस पर, मतलब ये वाला डबल बॉन्ड जाना चाहिए यहां पर और यहां पर लगना चाहिए, इसकी डिमांड ये है। और इसकी भी डिमांड ये है कि मेरा ये वाला डबल बॉन्ड रहना चाहिए, इसके सामने कोई जाना चाहिए। तो भाई आप लोग देखोगे इनमें पूछा गया कि मुख्य उत्पाद क्या होगा,
तो भाई आप लोग ध्यान से देखो, इस वाले स्ट्रक्चर में इसकी बात मानी गई, ठीक है, कि भाई प्लस एम वाले के यहां पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, और इसकी बात भी मानी गई कि ये जहां पर जुड़ा है वो sp3 होना चाहिए। यहां पर देखोगे ये sp3 नहीं है, इसकी तो मानी गई बट इसकी नहीं मानी गई, हटा दो। यहां पर इसकी मानी गई, दोनों एक ही तो थे। अच्छा ये NH2 में कन्वर्ट हो गया, नहीं बेटा ये नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर देखो भाई, यहां पर ऐसे करा हुआ है तो ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा बेटा, बेसिकली करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए को टिक करना, क्योंकि यहां पर तो NH2 में अपचयन हो गया, तो NO2 को NH2 में अपचयन नहीं करना है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे आप लोग जानते हो कि ए से बी, बी से सी बनता है, क्या बनता है, कैसे बनता है, वो देखते हैं। यहां पर एक्स हमारे पास अभिक्रिया का एक बताना एक उत्पाद क्या होगा, ये अल्कोहल और ईथर है। आपको पता है ये क्या है, थायोनिल क्लोराइड और पिरिडीन। थायोनिल क्लोराइड वाली अभिक्रिया को हम डार्जन अभिक्रिया भी कहते थे, और इस अभिक्रिया में क्या हुआ करता था बेटा, कि जहां पर OH होता था वहां पर Cl लगा करता था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या काम करा, यहां पर OH है, यहां पर Cl लगा दिया, तो यहां पर हमारे पास बनेगा ऐसे 5 मेंबर की रिंग, फिर यहां पर CH2 और यहां पर Cl जोड़ दिया। फिर आप लोग जानते हो डाई इथाइल ईथर में आपने मैग्नीशियम ले रखा है, तो RMgX की अभिक्रिया होगी। तो बेटा RMgX जब मतलब RMgX बनेगा यहां पर, तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा 5 मेंबर की रिंग ऐसे, ठीक है। यहां पर क्या होगा भाई, CH2 Mg CH2 Mg Cl बन गया। आप लोग जानते हो बेटा कि मैग्नीशियम और कार्बन में अधिक विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की है, क्योंकि कार्बन अधातु है। तो यहां पर आपको ऐसे मानना है नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। अगले पद में ये साइक्लिक ईथर है। सर ने आपको बताया होगा, अगर साइक्लिक ईथर की अभिक्रिया हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से करवाएं, प्रबल नाभिक स्नेही से करवाएं, तो भाई वहां पर SN2 अभिक्रिया हुआ करती थी। आप थोड़ा समझने करना, ऑक्सीजन में और कार्बन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती तो पार्शियल नेगेटिव, और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इन दोनों कार्बन में से कहीं पर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल समान है। तो इसने यहां से अटैक करा, यहां पर आपको पता है कि SN2 अभिक्रिया में अगर एक तरफ से अटैक होता है तो दूसरी तरफ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता, तो ये यहां पर बाहर निकल गया। तो आपने क्या काम करा भाई, ऐसे करके ये 5 मेंबर की रिंग ऐसे करा, फिर यहां पर CH2 बनाया, और अब यहां पर क्योंकि 2 CH2 और आ गए हैं, तो यहां पर CH2 और CH2O माइनस ये हमारे पास है। अगले पद में आपने H प्लस भी डाला हुआ है, तो वो H प्लस जैसे ही इस पर आएगा तो लग जाएगा बेटा अल्कोहल बन जाएगा दोबारा से। तो हमारे पास प्रोडक्ट होगा CH2 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 और OH, ये हमारे पास उत्पाद होगा मुख्य। देखते हैं भाई कहां पर बना। साइक्लिक ईथर CH2 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 OH ये मैच होता है, तो आप विकल्प सी को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा भाई आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन कहा गया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसिटिक अम्ल को निम्न में परिवर्तित करता है। आप लोगों को याद होगा एसिटिक अम्ल होता है क्या है, CH3 CO और भाई OH। और आप लोग ये भी जानते होंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ड्राई ईथर में हम इसकी अभिक्रिया क्या कराया करते थे। आपको ये बात पता होगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में लिथियम एक आयनिक कंपाउंड है, लिथियम अलग हो जाएगा और एल्यूमिनियम हाइड्राइड नेगेटिव। तो यहां पर क्या हुआ करता था, AlH, मतलब कहने का मतलब ये हुआ करता था कि भाई जो जो अल्कोहल है, जैसे यहाँ 2 कार्बन का एसिड है, इसका रिडक्शन हुआ करता था, ठीक है। और किस में कन्वर्ट होता था बेटा जी, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ करता था, ठीक है। कैसे होगा जरा देखते रहो भाई। सबसे पहले एल्यूमिनियम, अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए तो मैकेनिज्म भी लिख सकते हो, और नहीं चाहिए तो आपको पता है कि यहाँ पर 2 कार्बन का अल्कोहल है, आप इसको 2 कार्बन का एसिड है सॉरी, और 2 कार्बन के अल्कोहल में रिड्यूस कर दोगे CH2OH में, बनेगा तो इथाइल अल्कोहल। तो करेक्ट आंसर होगा सी। होगा कैसे, अब जरा देखते जाओ। ये हाइड्राइड है, यहां पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाएंगे, तो हमारे पास CH3 CO माइनस OH और यहां पर H ऐसे लग जाएगा। फिर आप जैसे यहां पर थोड़ा जल मिलाओगे H2O वगैरह, ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा कि ये H प्लस ले लेगा, यहां पर CH3
सी ओ माइनस ओ एच, और ये ओ एच हो जाएगा, ऊपर भी ओ एच हो गया और एच। आप लोगों को सर ने एक बात सिखाई होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि एक कार्बन में साधारणतः दो ओ एच ग्रुप नहीं लगा करते। तो यहां से जल का एक अणु बाहर निकल गया होगा, तो फिर हमारे पास क्या बना सबसे पहले, एल्डिहाइड। फिर दोबारा से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आता है, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड फिर से आता है बेटा आयन। ये क्या काम करता है भाई, ये फिर से अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, CH3 सी, पहले से एक एच था, अभी फिर से एक एच आ गया O माइनस। अब दोबारा से जल डाल दोगे तो H प्लस यहां पर लग जाएगा और हमारे पास इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH बन जाएगा, अगर आपको मैकेनिज्म के थ्रू जाना है तो। अदरवाइज आपको ये बात मैक्सिमम याद रखनी है। आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन की तरफ क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा है निम्न में से अभिक्रियाएं द्वितीयक अल्कोहल का निर्मित करती है। द्वितीयक अल्कोहल का मतलब होता है जो 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है, ठीक है, द्वितीयक अल्कोहल का मतलब होता है 2 डिग्री अल्कोहल का निर्मित करती है। अगर मैं CH3MgR की Br की बात करूं तो CH3MgBr जब यहां पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ेगा, तो यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, बेटा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर यहां पर अटैक करता है एल्डिहाइड का, तो यहां पर आपके पास CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा बेटा। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन यहां पर जाएगा अटैक करने के लिए, पहले इसका हाइड्राइड, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, फिर H प्लस लग जाएगा, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और इसमें क्या होगा बेसिकली कि आपके पास C6H5 का मतलब हो गया बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग, फिर यहां पर COH और यहां पर इधर लगा था CH3। तो आप देखोगे बेटा ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, और हमसे पूछा गया है कि वो अभिक्रिया जो 2 डिग्री अल्कोहल को बनाती हो, तो आप विकल्प बी को टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा यौगिक सर्वाधिक अम्लीय है। बताने की जरूरत नहीं है, देखो इसका हमें पता लगता है कि जो ऑक्सीजन है, सॉरी जो कॉन्जुगेट बेस है, संगत क्षार है, वो कितना स्टेबल है। अगर वो स्टेबल है तो अम्ल ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं इसके संगत क्षार की बात करूं तो वो होगा CH3 माइनस और H प्लस। यहां पर देखोगे C2H6 का मतलब है CH3 CH2 माइनस, इधर होगा CH ट्रिपल बॉन्ड मान लो, है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और यहां पर होगा C2H5O माइनस। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज की तुलना में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हर एक कार्बन से ज्यादा होती है, चाहे वो sp हाइब्रिड हो sp3 हाइब्रिड हो। तो जब इसका संगत क्षार अब स्टेबल है इन सभी की तुलना में, तो बेटा एसिड क्या होगा, प्रबल, आपका अल्कोहल ही होगा। तो ये अल्कोहलिक नेचर हो गया इसका। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एल्केनॉल जल में सर्वाधिक विलय है। अल्कोहल, एल्केनॉल ही अल्कोहल, हाँ वही मतलब एक बात है। 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो बेटा अगर मैं बात करूं इसके बारे में, CH3 CH2 CH2 CH2OH, उसके बाद CH3 और CH3, आइसोब्यूटेनॉल, और फिर हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दोस्तों आपको पता होगा जहां पर ब्रांचिंग कम और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो सकती हो, ठीक है, आपको पता है कि प्राइमरी में सर ये हमारे पास सबसे ज्यादा वांडरवाल फोर्स इसके अंदर होंगे, क्योंकि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसके अंदर वांडरवाल फोर्स ज्यादा होते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के जो है चांसेस ज्यादा है। तो आप 1 ब्यूटेनॉल को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का क्वथनांक निम्न कारण से प्रोपेनॉल से अधिक होता है। आपको पता होगा ग्लिसरॉल के अंदर OH ग्रुप ज्यादा होते हैं और प्रोपेनॉल के अंदर सिर्फ एक OH ग्रुप होता है।
तो जिसमें ज्यादा OH ग्रुप होंगे उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन बंधन, संकरण, अनुनाद, तो करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी इंटरमोलिकुलर फोर्स उतने ज्यादा होंगे और आपके पास क्वथनांक भी उतना ही ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या दिया है। अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया एथेनॉल का निर्जलीकरण देता है। अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया इथेनॉल का निर्जलीकरण देता है। आप लोग जानते होंगे अगर मैं यहाँ पर CH3CH2OH का निर्जलीकरण करूं तो आप लोगों ने ये अभिक्रिया हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ी होगी और अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ी होगी। यहाँ से OH और यहाँ से H जाया करता है, या फिर कह लो कि पहले OH जाएगा, कार्बो का धनायन बनेगा, फिर यहाँ से H+ निकलेगा, तो एथिलीन गैस बना करती थी बेटा। तो अगर मैं यहाँ से एक जल का अणु बात कर दूं तो हमारे पास एथिलीन गैस बनती थी, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल नहीं, एथिलीन करेक्ट आंसर होगा, विकल्प सी। आप इसको टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एस्टरीकरण में अल्कोहल की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा। एस्टरीकरण अभिक्रिया में सीधी सी बात है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में सभी स्थितियों में समान, इसमें से कोई नहीं। देखो बेटा अगर मैं बात करता हूं अल्कोहल की, एक मेरे पास ROH है, ठीक है, एक मेरे पास RCr और भाई OH है, ऐसे करके 2 डिग्री होगा, और RCr और ROH है, और आपको एस्टरीफिकेशन करना है, मतलब एसिड के साथ अभिक्रिया करानी है। RCOOH मान लो ये होगा, RCO डबल बॉन्ड OH ये होगा, और RC डबल बॉन्ड OH ये होगा। अब आपको मैं बताता हूं इसके बीच में अभिक्रिया कैसे होती है। ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है बेटा, ये इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ठीक है। फिर यहां से क्या हुआ करता था, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और भाई यहां पर O- एक रिएक्शन में करवा के दिखा देता हूं, RCO- और भाई OH पहले से लगा हुआ था, और यहां पर OH पॉजिटिव और R। तो यहां पर पहले प्रोटॉन ट्रांसफर होता था बेटा, मतलब H+ जुड़ेगा, ऐसे होगा प्रोटॉन ट्रांसफर, मतलब H+ एक जगह से हटेगा और दूसरी जगह पर लगेगा, तो ये H+ ऊपर चला जाया करता था। तो RCOH और भाई OH और OR। अब आपको एक बात पता होगी कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं लगा करते, तो यहां से आप क्या करते थे बेटा जी, जल का अणु बाहर निकाल दिया करते थे और एस्टर बन जाया करता था। तो आपको यह चुनना है कि इन दोनों में से 1, 2, 3, इन तीनों में से सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, +I को देखते हुए, और जो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपको अभिक्रिया करनी है। तो यहां आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, ठीक है भाई, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है और कौन अच्छे से अटैक करेगा। 1 डिग्री में सिर्फ एक R ग्रुप होगा +I इधर, बस बाकी तुम अपना दिमाग लगाना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, कोई भाई ढंग का बढ़िया सा क्वेश्चन मिल जाए। हाँ भाई ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता भी है। निम्न में से कौन सा यौगिक धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। आपको याद होगा आयोडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन दिया करते थे, और वो भी ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास CH3CO ग्रुप हुआ करता है, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन दिया करते थे आयोडोफॉर्म टेस्ट। लेकिन सर ने आपको यह भी बताया होगा कि अल्कोहल भी ऐसे होते हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया करते हैं। अब वो आयोडोफॉर्म टेस्ट किस बेसिस पर देते थे, थोड़ा समझने की कोशिश करना दोस्तों, ठीक है, ठीक है, किस बेसिस पे दिया करते थे थोड़ा समझने की कोशिश करना उसको। यहां पर आप लोग ये समझना कि भाई अल्कोहल को चेक करने का तरीका ये होता है कि आप अल्कोहल की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म यानी ऑक्सीकृत फॉर्म लिखिए, उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लो। अगर मैं मिथाइल अल्कोहल की बात करूं तो इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या होगी, यहां से हाइड्रोजन हटाना और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाना, तो C डबल बॉन्ड OH इसकी है फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड में क्योंकि CH3CO ग्रुप नहीं है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। यहां से देखो इस अल्कोहल में यहां से H हटा के देखो, यहां H हटा के देखो, और जो बनेगा उस कीटोन को चेक करो कि क्या उसके अंदर CH3CO ग्रुप है। आप देखोगे इसके अंदर CH3CO ग्रुप है, तो इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। जब इसकी बात करोगे तो यहां से H हटाना, यहां से H हटाना, तो आपके पास एल्डिहाइड बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, पर इसके पास CH3CO ग्रुप नहीं है तो ये नहीं देगा। अब इसकी बात करोगे तो इसका तो आप
ऑक्सीकरण कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन ही नहीं है। तो भाई करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी। आप बी को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, मेथेनॉल को निम्न प्रक्रमों द्वारा एथेनॉल की विभेदित किया जाता है। मेथेनॉल को इथेनॉल से अलग अलग किया जाता है आयोडीन तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करके, सैलिसिलिक अम्ल तथा H2SO4 के साथ अभिक्रिया, ल्यूकम अभिक्रिया के साथ या क्वथनांक के साथ। तो मिथेनॉल और इथेनॉल का विभेदित किया जाता है। आपको पता होगा बेटा कि इनका नेचर तो हमारे पास समान ही होगा। ठीक है, इसके क्वथनांक अलग अलग होंगे। तो हम लोग कहेंगे विकल्प डी। डी को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा कि सांद्र H2SO4 को इथाइल अल्कोहल के आधिक्य के साथ 140 डिग्री पर गर्म करके निम्न प्राप्त होता है, निम्न का निर्माण होता है। आपको याद होगा दोस्तों, ये अभिक्रिया आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ी होगी और इसलिए इंपॉर्टेंट मैं बोल भी रहा हूं। अल्कोहल को अगर 100 डिग्री पर गर्म करते हैं, ठीक है, मतलब किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। H2SO4 को मैंने HHSO4 ऐसे लिख लिया बेटा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपको याद होगा प्राइमरी अल्कोहल यहां से ऐसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया करता था, मतलब निर्जलीकरण हुआ था। तो यहां पर H2O बाहर निकलता था और हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना करता था HSO4। फिर इसी में अगर हम टेम्परेचर 140 किया करते थे, CH3 CH2OH, तो इथाइल अल्कोहल के दो अणु होते थे। H2SO4 फिर निर्जली कारक होता था, मतलब वो एज ए कैटलिस्ट बिहेव करता था 140 डिग्री सेल्सियस पर, और यहां से एक अणु जल का बाहर इस तरीके से निकला करता था। दो मिलकर एक निकाला करते थे। ठीक है, तो यहां पर बनता था ईथर CH3 CH2O और CH2 और बेटा CH3। आगे देखो, एक अभिक्रिया हमारे पास कैसी होगी कि अगर मैं यहां पर इथाइल अल्कोहल को 160 डिग्री पर गर्म किया करता था, 160 से 170 पे H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपको याद होगा यहां पर तो OH और यहां से H जाया करता था, एल्कीन बना करती थी। और सर ने आपको बार बार मिन्नतें कर करके बताया होगा कि भाई सुनो सुनो, 160 डिग्री पर एल्कीन, 40 पर ईथर, 100 पर हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। तो यहां पर पूछा 140 वाला, तो 140 पर क्या बनेगा बेटा जी? इथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। तो हमारे पास बी बनेगा, इसको आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन उन्होंने कहा सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग द्वारा अल्कोहल से ईथर के निर्माण को कहा जाता है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सतत इथिलीकरण, जिसेल विधि या जोरे विटनाम विधि। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग द्वारा अल्कोहलों से ईथर के निर्माण को विलियमसन सिंथेसिस नहीं कहा जाता। ठीक है, संश्लेषण नहीं कहा जाता। सतत इथिलीकरण प्रक्रम या जिसेल विधि। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई सतत है इथरीकरण प्रक्रम, इसको कहते हैं हम लोग, क्योंकि ईथर बनता है इसमें। आगे देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये अभिक्रिया का। इसमें इससे पहले एक और था ना, हाँ, विलियमसन संश्लेषण में शामिल होता है एक नाभिकीय स्नायु संयोजन, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, SN2 विस्थापन या SN1 विस्थापन। जरा बताना एक बार। आपको याद होगा विलियमसन सिंथेसिस में कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाई सोडियम एल्कोक्साइड नाम के क्षार होंगे या न्यूक्लियोफाइल होंगे और वो किसी एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक किया करता था और X बाहर निकल जाया करता था। एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में मैंने विलियमसन संश्लेषण जब पढ़ाया था आपको, तो बोला था SN2 अभिक्रिया होती है, तो हम कहेंगे SN2 विस्थापन होता है। तो आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है ईथर की रासायनिक अभिक्रिया निम्न अभिक्रिया में से एक बतानी है। आपको मैं एक जानकारी दे दूं, ईथर का पार्ट जो है बेटा इस वाले जेईई मेंस में जब सिलेबस आया था तो रिफॉर्म होके जब आया था सिलेबस तो कट गया था। पर ईथर की अभिक्रिया 1-2 में इसलिए करा रहा हूं कि ये A से B, B से C, C से D कहीं पर और जगह दूसरे चैप्टर में आ सकती है, चाहे वो एल्काइल हैलाइड में क्यों ना आ जाए। तो ध्यान रखना है
कार्बन और मैग्नीशियम में कार्बन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नाभिक होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। बाद में जो जल है वो H+ यहाँ से ले लेगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C2H5 या CH3, C2H5, फिर यहाँ पर CH2 और CH2 और यहाँ पर OH बेटा ऐसे लग जाएगा। तो C2H5 CH2 CH2 OH विकल्प बी में दिया है, तो आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। अगला क्वेश्चन है HI के साथ उपचारित होकर निर्मित किया जाता है। यह अभिक्रिया अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया हुआ करती थी, ठीक है, मतलब यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हुआ करते थे। आपको पता है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, बाकी कहीं ऐसा कुछ है नहीं। H+ आएगा तो क्या करेगा बेटा, अगर मान लो H+ आता है तो वो इस बेंजीन रिंग पर सबसे पहले क्या करेगा बेटा, धावा बोल देगा, सॉरी बेंजीन रिंग पर कह रहा हूं, प्रोटो ऑक्सीजन पर, और ये OH पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हो आप कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है कि भाई ये ना टूटना चाहता है, जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो टूटना चाहता है, चाहे तो इधर से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटे, चाहे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इधर से टूटे। अब देखो बेटा, अगर मैं इधर से तोड़ूंगा तो sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। sp2 कार्बन वाला बॉन्ड वैसे भी मजबूत होता है, आपको पता होगा, sp2 का हाइब्रिड कार्बन होता है ये, इसके बॉन्ड में s करेक्टर ज्यादा होते हैं, s करेक्टर ज्यादा होते हैं तो बेटा बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, और बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो बॉन्ड प्रबल होते हैं। दूसरा कारण ये भी कह सकते हो आप कि भाई डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज, अगर हम यहां पर कार्बोधनायन बनाए और हमारे पास जो कार्बोधनायन बनेगा वो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, तो भाई इधर से तोड़ना मूर्खता होगी, बेकार बात है। तो मैंने क्या काम करा कि भाई इधर से तोड़ना मना कर दिया, मैंने कहा भाई इधर से मत तोड़ो, परेशान फालतू नुकसान हो जाएगा। तो इन्होंने ना इधर से तोड़कर देखा और फिर देखा क्या फायदा होगा, तो हमारे पास एक तो बना फिनोल, तो इधर से तोड़ा हमने, एक बना हमारे पास फिनोल, और दूसरा बना हमारे पास CH2 पॉजिटिव कार्बोधनायन। अब ये कार्बोधनायन इतना कमाल का बना भाई कि ये तो अनुनादी स्टेबल है, अनुनाद हो रहा है इसमें। तो फिर दूसरे पद में क्या होगा बेटा, I- आएगा न्यूक्लियोफाइल, वो जाकर यहां पर अटैक कर देगा, क्योंकि HI था ना, तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा बेंजाइल आयोडाइड। तो भाई या तो ये जो भी पूछा हुआ है वो दे दो। क्या यहां पर CH2I बनेगा, बिल्कुल बनेगा, CH2I बनेगा बेटा, एक मिनट, ठीक है, क्या बनेगा बेटा, CH2I बनेगा, क्योंकि बना वहां पर, ए को टिक कर दिया। फिर उसके बाद बी, क्या यहां पर CH2OH बनेगा, नहीं ये नहीं बना बेटा, CH2OH नहीं बना। क्या यहां पर ये बनेगा, आप कहोगे नहीं सर ये भी नहीं बना। क्या यहां पर फिनोल बना, तो हमने कहा हाँ भाई फिनोल भी बना है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास A/D, मल्टीपल सेलेक्टिव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है डाई मिथाइल ईथर HI से अधिक्य के साथ अभिक्रिया करता है, तो बताना है क्या बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो अधिक्य वाला क्वेश्चन है भाई, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में आता था ये भी भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। और मैं देख लूं क्या इसमें अधिक्य दिया हुआ था, क्या बस उपचारित दिया रखा था, ठीक है, फिर ठीक है भाई। अब जरा देखो यहां पर क्या है, अधिक्य दिया रखा है इसमें CH3 डाई मिथाइल ईथर O और CH3, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, HI आएगा, HI यहां पर लग जाएगा। अब CH3 O CH3 और H लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। अब समझना मेरी बात को, छोटी सी बात को समझना, नहीं तो इलाज कर दूंगा तुम्हारा। यहां पर बॉन्ड मत तोड़ देना। क्यों नहीं तोड़ोगे बॉन्ड, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो मिथाइल कार्बोकेटाइन होता है, और मिथाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल होता नहीं है कि नहीं, तो SN1 रिएक्शन नहीं करनी है। अब आप क्या करोगे, यहां पर I- आएगा, चलो SN1 नहीं होगी, SN2 तो हो सकती है ना बेटा, यहां पर ये यहां पर अटैक करेगा और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या बन जाएगा, CH3 आयोडीन, और साथ में जो दूसरा अणु होता है CH3OH। अब जब आप एग्जाम में बैठे रहते हो, तुम्हारा दिमाग में बहुत शार्प तरीके से काम करता है, वहां पे दिमाग बिल्कुल ठीक चल रहा है, तुम्हें लगता है कि क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान है, पढ़ा हुआ है।
तो तुम ऐसा ढूंढोगे कि भाई एक अल्कोहल बन गया और एक CH3I बन गया, तो आप इसको ढूंढोगे कि भाई ये बना, ये बन गया हमारे पास, ठीक है, CH3I तथा CH3OH ये बन गया। और मैं कह रहा हूं कि 95% बच्चे इसके साथ जाएंगे, 95% बच्चे इसके साथ जाएंगे, +4 नहीं मिलेंगे, -I। आप भूल गए यहां पर आधिक्य दे रखा है HI का। अगर HI आधिक्य में है तो HI फिर से आएगा, और आप लोग जानते हैं HI एक अम्ल है, H+ और I-। ये भी न्यूक्लियोफाइल है भाई, मिथाइल अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार कर सकता है, उसके बाद लोन पेयर है, तो पहले न्यूक्लियोफाइल तो जाएगा नहीं अटैक करने, सीधी बात है। वो पहले भेजेगा H+ को कि भाई H+ जाके इलाज करके आ। तो H+ जैसे ही जाएगा तो CH3OH2 पॉजिटिव चार्ज, हाँ अब इसका काम हो गया भाई। अब ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचने की कोशिश करेगा इधर से इधर, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब I- यहां पर फिर से SN2 अभिक्रिया करेगा और ये जल का अणु बाहर निकल जाएगा, तो मिथाइल आयोडाइड और जल, ठीक है। तो भाई यहां पर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो मिथाइल आयोडाइड और जल बनेगा, ना कि ये बनेगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा ये गलत होगा, और ये हमारे पास करेक्ट आंसर की कैटेगरी में आ जाएगा। ध्यान रखनी है आपको छोटी सी बात, ठीक है। अब देखो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है HBr के साथ अभिक्रिया देती है क्या? ये दे रखा है, ठीक है भाई, देती होगी कुछ। अब यहां पर क्या है कि डबल बॉन्डेड कार्बन है, HBr है, एल्कीन की अभिक्रिया तो मैंने करवाई हुई है आप लोगों को, राइट और रॉन्ग। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक ऑप्शन में इसको छेड़ा नहीं हुआ, बेंजीन रिंग OH सब जगह है, यही चेंज करा हुआ है कि बस पाई बॉन्ड तोड़ा हुआ है। जब मैंने एडिशन ऑफ HBr कराया था तो आपको याद होगा यहां पर वैसे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों ही नियम नहीं लागू होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन सेम है, और हमें लगेगा कि हम कहीं पे भी लगा दे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आपको मैंने ये बताया था कि भाई अगर HBr दे रखा है और पेरोक्साइड नहीं दे रखा, तो आप पहले कार्बोधनायन बनाओगे, वो भी स्टेबल वाला कार्बोधनायन, फिर Br- को जोड़ोगे। और हां, अगर मेरे पास मान लो एंटी पेरोक्साइड दे रखा होता, वो अलग बात थी, फिर हमें एंटी मार्कोनिकॉफ नियम का पालन नहीं करना होता है। अब इसमें क्या होता है जरा मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा। सबसे पहले अगर H+ इधर गया, मतलब क्या होता है, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, इसको छेड़ना मत। अगर यहां पर H+ जाता है मान लो, तो कैसे करूं, इधर कर देता हूं, चलो, है ना, मैंने इसको H+ दे दिया भाई, तो H+ कार्बोधनायन बनाएगा, H इधर गया तो कार्बोधनायन इधर बना, उस कार्बोधनायन को इस बेंजीन रिंग का अनुनाद मिलेगा। और अगर H इधर गया तो इस ये कार्बोधनायन बनेगा जिसको बेंजीन रिंग का अनुनाद नहीं मिलेगा। तो आपके हिसाब से कौन सा कार्बोकेटायन बनना चाहिए? आप कहोगे सर वो बनना चाहिए जिसमें अनुनाद हो। तो मैंने क्या काम करा भाई, CH3 CH2 और CH पॉजिटिव चार्ज, बेंजीन रिंग सेम रखी ऐसे करके, OH ग्रुप कार्बोधनायन बन गया, ठीक है, कार्बोधनायन बन गया। अब हमारे पास क्या आएगा, Br-, वो अटैक करेगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH Br, ठीक है, और OH। तो करेक्ट आंसर आएगा भाई ये, ओहो ओहो, आई एम सॉरी, ये दोनों ऑप्शन सेम दे रखे हैं बेटा, ठीक है, तो मतलब एक ही है, एक ही बात होती है। तो भाई आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या करना है, यही क्वेश्चन थे जो करने थे, ठीक है, और आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो अपना ध्यान रखोगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।